यार सीपीसी ओपन किया। पेज नंबर 237। जी, पेज नंबर 237। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी का जो पोर्शन है जो कि बेस्ड है 20 मार्क्स पर, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें 10 नंबर आपके आते हैं सेक्शंस पोर्शन से और 10 नंबर आपके आते हैं ऑर्डर पोर्शन से। इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस के अंदर सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 20, फिर उसके बाद सेक्शन 47, सेक्शन 75, सेक्शन 75 के बाद फिर आ जाता है आपका सेक्शन जो है 96, 104, 115 एंड 151। फिर उसके बाद फर्दर आ जाता है ऑर्डर 1, ऑर्डर 6, ऑर्डर 6, 7, 8, 9, फिर ऑर्डर 39, ऑर्डर 41, ऑर्डर 43। ये कंप्लीट हमारा सिलेबस है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। अब सबसे पहला जो सेक्शन है वो बात करता है किस चीज़ की, वो बात करता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट मींस के ये जो हमारा कानून है इसकी दायरा इख्तियार, दायरा समात कहाँ से कहाँ तक है और ये कब जो है इन्फोर्समेंट में आया। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है कब वजूद में आया या कब इन्फोर्समेंट में आया, तो इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट वो है 21 मार्च 1908, और उसके बाद जो हमारी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है यानी कि जिस दिन से ये कानून एप्लीकेबल होता है पाकिस्तान पे, उसकी जो डेट है वो है 1 जनवरी 1909। अब ये 1 जनवरी 1909 की डेट किस तरीके से याद रहेगी, ये तब आपको याद रहेगी कि जब आप अपने माइंड में ये क्लियर करेंगे कि सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड जो है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट, इन दोनों की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सेम ही है, 1 जनवरी 1909। सेकेंडली अब आते हैं डेफिनेशन क्लासेस की तरफ। डेफिनेशन क्लासेस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है कोड। कोड मीन्स इंक्लूड रूल्स, यानी वो कोड का वो हिस्सा होता है कि जिसके अंदर रूल्स आ जाते हैं आपके। जी मिल गया आपको? ये 225 से शुरू करना। जी, पेज नंबर 237। जी मुख्य रेखा इहो ही आहे न, बस ठीक है, इतना इतना शुरू को। हाँ बस सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन आती है, अक्सर पूछ ली जाती है, वो आती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 से, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 से और सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 से। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 जो है बात करता है डिक्री की, कि डिक्री क्या है। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डिक्री का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि डिक्री जो है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। डिक्री मीन्स formal expression of adjudication so far as regards expressing it conclusively determines the rights of the parties which regards to all courts expressing say any of the matter controversy in the suit or may be either preliminary or final। अब डिक्री क्या है, देखें, डिक्री कोर्ट का एक ऐसा फैसला, जब कोर्ट क्या कर दे, कोर्ट किसी के हक में डिक्री पास कर दे, कोर्ट किसी के हक में फैसला पास कर दे। अब एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, देखें, जब आप सिविल लिटिगेशन के अंदर जाते हैं तो सिविल लिटिगेशन के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स पास होते हैं। मिसाल के तौर पे कोर्ट ये कहे कि आप जो है फ़लाँ तारीख पर ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें, ये भी एक किस्म का ऑर्डर है। मिसाल के तौर पे कोर्ट क्या करे, आपको स्टे ग्रांट कर दे। ऑर्डर 3912 के तहत आपकी डिक्री जो है, डिक्री अभी पास नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जब तक इसके हक में या किसी के हक में भी डिक्री पास नहीं हो जाती, इस शख्स की प्रॉपर्टी को कोई भी जो है आगे पीछे या फिर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक किस्म का ऑर्डर पास हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखें, जब आपकी डिक्री पास होती है तो डिक्री में, डिक्री के लास्ट में एक ऑर्डर शीट होती है। ऑर्डर शीट किस लिए होती है कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को प्लेंटिफ या डिफेंडेंट्स के हक़ में ये ऑर्डर पास हुआ था ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। ठीक है, ट्रायल कमेंस होने के बाद इन लोगों के हक़ में ये ऑर्डर पास हुआ था। अब डिक्री क्या है, डिक्री ए हुकूक का तयन। डिक्री क्या है, डिक्री एक किस्म का
हुकूक का तयन है कि भाई अब जो है कोर्ट ने फाइनल किया एक मुकदमा फाइनल करने के बाद ये डिसाइड किया कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, और जब तक इस प्रॉपर्टी पर मसला चल रहा है तो किराएदार क्या करेगा, किराएदार हर महीने की तारीख को इस शख्स को जो है क्या करेगा, उसका रेंट वगैरह जमा करेगा। यानी कि कोर्ट ने ये एक्सप्रेस कर दिया कि ये प्रॉपर्टी इसकी है। ठीक है, अब बात आती है जजमेंट की कि भाई जजमेंट क्या है। देखिए जजमेंट जो है वो डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द कोर्ट है। डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द कोर्ट, व्हाट डज इट मीन्स? डिटेल्ड डिसीजन ऑफ कोर्ट मीन्स कि जजमेंट के अंदर आपकी डिग्री, आपकी ऑर्डर्स, इन सब को सामने, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जो है जजमेंट पास करती है। अब जजमेंट डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द कोर्ट होता है, जिसके अंदर कोर्ट ये स्पेसिफाई करती है फ्रॉम द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द सूट टिल द लास्ट हेयरिंग ऑफ द सूट, इस पूरे के पूरे ट्रायल के अंदर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने किसके हक़ में क्या क्या जो है फैसले दिए, वो सारा कुछ कोर्ट जो है डिसाइड करती है। एक केस में ऑर्डर तो कितने भी कर सकती है, कितने भी कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है। हर एप्लीकेशन का ऑर्डर कर सकती है, हर चीज़ का ऑर्डर कर सकती है। और दूसरी बात ये पूछनी है कि जजमेंट पहले पास होती है, डिग्री पहले पास होती है? डिग्री पहले पास होती है। देखें डिग्री की दो काइंड्स है, एक होती है प्रिलिमिनरी डिग्री, एक होती है फाइनल डिग्री। प्रिलिमिनरी डिग्री का क्या मतलब है, यानी कि कुछ हद तक ट्रायल कमेंस हुआ, इश्यूज़ फ्रेम हो गए, इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद कोर्ट ने ये देखा कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ की है, तो कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर दी प्लेंटिफ के हक़ में। अब क्या होता है कि फ़ाइनल डिग्री जब ट्रायल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एविडेंस चल जाएंगे, एग्जामिनेशन चीफ हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स हो गए, तो कोर्ट क्या करेगी, फ़ाइनल डिग्री पास करेगी। और फाइनल डिग्री फिर हो सकता है आपके ख़िलाफ़ पास हो जाए। तो फाइनल डिग्री के ख़िलाफ़ फिर आप क्या करते हैं कि उस डिग्री के ख़िलाफ़ ही आप अपील में जाते हैं, आप जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील में नहीं जाते, क्योंकि जजमेंट क्या है, जजमेंट तो डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द कोर्ट है। ठीक है, तो नहीं, पहले आप जाते हैं डिग्री के ख़िलाफ़ अपील में। ठीक है, वो जब हम अपील का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे कि अपील कहाँ कहाँ लाए करती है, कहाँ कहाँ लाए नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि डिग्री आई होप सो कि डिग्री की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो डिग्री जो है पहले पास होती है, जजमेंट बाद में पास होती है। उसके बाद आ जाता है डिग्री होल्डर कौन है। डिग्री होल्डर मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड। अब ये देखें वर्डिंग जो है, इन वर्डिंग्स पर ही आपने गौर करना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उर्दू में, ठीक है, या सिंधी में आपको क्लियर करना है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश के अंदर। जब तक आप बैरक की वर्डिंग पर फोकस नहीं करेंगे, उन दूसरा ये मालूमात करने लगे, इसमें एक डिक्शनरी मिलती थी पहले, जुडिशल या लॉ डिक्शनरी जैसे होती है। जी जी, तो क्योंकि आम डिक्शनरी में दिन के बाद में मीनिंग्स मिलती भी नहीं। अच्छा, इसकी एक वो डिक्शनरी आती है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, जो तकरीबन इतनी मोटी है। उस ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर सारे के सारे लॉ के वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग आपको उर्दू में मिल जाएगी, मीनिंग मिल जाएगी, और आपको उर्दू इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम वो डिक्शनरी लें, ये क्या करें, एट अ टाइम हमारे पास क्या हल है इसका हल ये है, सिंपली आप मोबाइल में जब आप लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू गूगल ट्रांसलेशन, तो आपको इंग्लिश जब आप लिखेंगे गूगल के अंदर वर्ड लिखेंगे, उसकी मीनिंग आपको वहीं पे आ जाएगी। ला के नहीं आते हैं। मैंने बताएगा प्रॉपर जो इसकी, जैसे मेडिकल की डिक्शनरी अलग है, मेडिकल के अल्फाज अलग हैं। हाँ, उसके लिए फिर लॉ की लीगल जो डिक्शनरी है वो है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। तो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मैं मेरे पास पढ़ी हुई दिखा देता हूँ आपको, आफ्टर क्लास में आपको दिखा दूँगा। वो आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि अगर वो आपको समझ में आती है फिर आप मंगवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वो ये है, वो ऐसी डिक्शनरी है, इन प्रैक्टिस जब आप आते हैं, प्रैक्टिस के अंदर आगे आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि डेफिनेट सी बात है आपके पास हर किस्म का केस आएगा। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा वर्डिंग आए जो आपको उसकी मीनिंग ना मिले, तो आप डिक्शनरी में ओपन करेंगे तो आपको उसकी मीनिंग मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बुक हम पर्टिकुलरली लॉ गेट के लिए लें, क्योंकि कल को आपने प्रैक्टिस कर दी है, तो प्रैक्टिस के लिए भी कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद डिग्री होल्डर मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड, यानी कि ऐसा शख्स जिसके हक में डिग्री पास हुई है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ऑफ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिविल लिटिगेशन के मामला डील किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये वर्ड क्या कह रहा है, सिविल कोर्ट, यानी
सिविल कोर्ट से अपीलेट जो कोर्ट है वो क्या है, वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब आप फर्स्ट अपील दायर करते हैं सीनियर सिविल जज के खिलाफ, जब आपने अपील दायर की तो आप कहाँ करेंगे, आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं करेंगे। फिर आपने जब सेकंड अपील फाइल कर दी, यानी कि फ़र्स्ट अपील आपकी आर्ग्यूएबल नहीं थी, ठीक है, जज ने आपकी अपील जो है क्या कर दी, जज ने आपकी अपील जो है डिसमिस कर दी फर्स्ट अपील। जब फर्स्ट अपील जज ने आपकी डिसमिस की तो फिर आप क्या करेंगे, उस अपील के ख़िलाफ़ जाएंगे आप हाई कोर्ट में, सही है। अब उस अपील के ख़िलाफ़ भी आपको रेमेडी अवेल नहीं हुई, फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, जिसका जो ऑर्डर है वो आपका लॉ गेट से मुंसलिक नहीं है। तो इंशाल्लाह वो हम जब इन प्रैक्टिस आएंगे, अगर आप इन फ्यूचर प्रैक्टिस का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फिर इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जी जी इसकी क्या डेफिनेशन है? हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन क्या है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन। यहाँ पर जो वर्ड स्टेट है, ESTATE, स्टेट मतलब कि प्रॉपर्टी, और आगे जो बात कर रहा है ये कि डिसीज पर्सन यानी एक शख्स है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मेरे जो दादा थे वो अब हयात नहीं है, तो उनके जो प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करेगा, उनकी प्रॉपर्टी को जो रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर, जो उनका लीगल हेयर होगा, उसको कहेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरे लफ्जों में इसको लीगल राइट्स भी कह सकते हैं। नहीं, लीगल हेयर्स देखें, लीगल हेयर्स क्या है, लीगल हेयर वो शख्स है कि जब एक शख्स मर जाता है, उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी वुरसा को तकसीम होती है, वो तो वारिस हो गया, लेकिन एक शख्स मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। कोर्ट में सारे लीगल हेड्स तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अभी मेरा एक केस चल रहा है फॉर सपोज़, अब मैंने वहाँ पर जब एक जो है सिविल सूट ड्राफ्ट किया तो वहाँ पर मैंने लीगल हेड्स के नाम भी लिखे, उसके अंदर मैंने अपने भाई का नाम लिखा, अपने वालिद का नाम लिखा। अब मैंने अपनी औलाद का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूँ। इन केस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल ऑफ सिविल सूट, क्योंकि सिविल सूट आपको पता है साल 2 साल 3 साल चलते हैं, तो जाहिर सी बात है सडनली हो सकता है मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे बाद कौन उस केस को चलाएगा, कौन उस केस को लुक आफ्टर करेगा, उस केस को लुक आफ्टर करेगा या तो मेरा वालिद या तो मेरा भाई, सही, जो भी कॉम्पिटेंट हुआ, मेंटली फिट हुआ, वो उस केस को लुक आफ्टर करेगा। फिर जब डिक्री या जजमेंट पास हो जाती है, डिक्री पास हो गई मेरे हक़ में, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो जो वुरसा की लिस्ट है वो आएगी, फिर वो उस हिसाब से तकसीम हो। ज़ाहिर सी बात है मेरी मरने के बाद तो मेरे भाई बहन, मेरे वालिदों का हक़ है मेरी प्रॉपर्टी पे, जब तक मैं मैरिड नहीं हूँ। क्लियर है? मिशन प्रॉफिट्स। हाँ जी। अब ये क्या वर्ड है, ये वर्ड है आपका एक्चुअल, एक होता है मेसनी प्रॉफिट, इसको आप जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर वर्ड आएगा मेसनी प्रॉफिट, लेकिन इसकी असल जो तर्ज है, इसके जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो है मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट एस साइलेंट है, मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट के केसेस आप अक्सर देखेंगे सिविल लिटिगेशन के अंदर, जब भी कोई सूट दायर करता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, परमानेंट इंजंक्शन, तो उसके साथ में मीन्स प्रॉफिट भी क्लेम करता है। मीन्स प्रॉफिट क्या है, मीन्स प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, और मीन्स प्रॉफिट जब हम जो है कब कब क्लेम करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताता हूँ और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ। मीन्स प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन wrongful profession of such property actually received or might with ordinary diligence। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना, प्रोफेशन और माइट हैव बीन ऑर्डिनरी डिलीगेंस, इसको टिक कर दें। हो सकता है कि लॉ गेट में आपको ये वर्ड मिस कर दें, मिस करने के बाद आपसे पूछे भाई यहाँ पर क्या वर्ड आएगा। हैव रिसीव्ड टुगेदर विथ इंटरेस्ट का वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। सच प्रॉफिट्स बट शल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। अब ये बड़ा इजी है, देखें मिसाल के तौर पे मिस्टर विनोद क्या करते हैं, मिस्टर विनोद मेरे ख़िलाफ़ करते हैं सिविल सूट फाइल। अब इनकी प्रॉपर्टी पे मैं इल्लीगली काबिज़ बैठा हुआ हूँ पिछले 1 साल से, इन्होंने सिविल सूट फाइल कर दिया। सिविल सूट फाइल करने के बाद इनको ये भी किसी ने मशवरा दे दिया, भाई 1 साल से जो ये शख्स बैठा हुआ है आपकी प्रॉपर्टी पे, या इसने जो किराएदार बिठाए हुए हैं, उसका जो प्रॉफिट है, उस प्रॉपर्टी का जो प्रॉफिट ये लेता रहा है 1 साल की मद में, 1.5 साल की मद में, तो वो कहाँ जाएगा। आप केस तो जीत जाएंगे, आपका तो कॉम्पिटेंट केस है, लेकिन वो फ़ायदा कहाँ जाएगा। तो ये मीन्स प्रॉफिट भी क्लेम करेगा कि भाई जाहिर सी बात है इस 1 साल 2 साल के अंदर जितने महीने इसने इस प्रॉपर्टी से फ़ायदे उठाए हैं, वो फ़ायदे भी मुझे दिए जाएँ। वो पैसों की मद में हो सकते हैं, 50,000 पर मंथ हो सकता है, 80,000 पर मंथ हो सकता है। या इसकी एक और मिसाल दूँ मैं आपको, अक्सर जो ज़रई ज़मीनें होती हैं, अब ज़रई ज़मीनों में कब्ज़ा किसी शख्स के पास है
ओनर कोई और है, ओनर जो है इलीगल डिस्पोजिशन में क्या करता है, एक शख्स के खिलाफ एक केस फाइल करता है। तो सिविल में अगर वो करता है तो सिविल में सूट फॉर डिक्लेरेशन, परमानेंट इंजंक्शन और मीन्स प्रॉफिट क्लेम करता है। अब जब वो मीन्स प्रॉफिट क्लेम करता है तो वो ये देखता है कि इस 3 महीनों के अंदर गंदम भी उगी है, गंदम भी वो काट के ले गया है। अब गंदम थी कितने की, गंदम थी मिसाल के तौर पर 30-35 लाख रुपए की, साथ में उसका केला भी लगा हुआ था, उसके बाग भी थे, तो वो भी तकरीबन कोई 20-30 लाख रुपए, ये तकरीबन बन गया 60-70 लाख रुपए। तो वो क्या करता है कि मीन्स प्रॉफिट भी क्लेम करेगा कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो गंदम अनाज होगी, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो फ्रूट्स वगैरह होंगे, तो वो जो इसने बेचे हैं, आगे सेल आउट किए हैं, वो सारे भी मुझे कोर्ट लेके दे इस शख्स से पैसों की मद में। फिर फर्दर ये बात करता है कि अगर उस रॉन्गफुल पजेजर ने कोई उस प्रॉपर्टी पे इम्प्रूवमेंट की, यानी कि पहले एक कच्चा घर था, कच्चा घर होने के बाद उसने पक्का किया, उसने कलर वगैरह करवाया, तो उसके कोई भी इम्प्रूवमेंट की वजह से किसी किस्म का वो क्लेम नहीं करेगा मीन्स प्रॉफिट। क्लियर है? मैंने आपको डेफिनेशन से ज़्यादा इस वजह से क्लियर करवाया क्योंकि मेरी इस की सिविल लिटिगेशन की प्रैक्टिस हुई हुई है। तो मीन्स प्रॉफिट किस तरीके से क्लेम किया जाता है इसका मैंने आपको बता दिया। अगर इससे अगले वो एक जगह उसमें क्यूएसओ में आपने पढ़ाया था कि भाई ये सिर्फ आर्बिट्रेशन में अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब में होगा। जी जी दूसरी जगह ये भी पढ़ाया कि फैमिली लॉ में भी अप्लाई नहीं होगा। हाँ, देखिए इसकी कानून शहादत ऑर्डर जो है वो 2 जगहों पर एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सी जगहों पर एप्लीकेबल नहीं है कानून शहादत ऑर्डर जो है? एक तो आपका फैमिली कोर्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा आपका आर्बिट्रेशन पर एप्लीकेबल है। साल की अदालत, मिसाल पंचायती सिस्टम है, इसमें कई जगह सिर्फ आर्बिट्रेशन का लफ्ज़ है। सीपीसी में हाँ जी, मकसद ये जो आपकी बुक्स हैं या आपके बुक्स को छोड़, बुक्स में अगर लिखा, बुक्स में कहीं लिखा हुआ आर्बिट्रेशन, कहीं लिखा हुआ है फैमिली कोर्ट, लेकिन इसका जो असल आंसर है आपने ये याद रखना है माइंड के अंदर कि जो आपका कानूनी शहादत ऑर्डर है ये आपका फैमिली कोर्ट्स पर भी एप्लीकेबल नहीं है, साथ ही साथ आपका आर्बिट्रेशन पर भी एप्लीकेबल नहीं है। इनसे हट के जितनी भी लिटिगेशन है, चाहे आर्मी की है, चाहे नेवी की है, चाहे तो आपकी सिविल है, चाहे क्रिमिनल है, सब पर एप्लीकेबल है। इवन नेम नेब पर भी एप्लीकेबल है, स्पेशल लॉ पर भी, जैसे आपका एंटी नार्कोटिक्स एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, इन पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये आपको क्लियर हो गया। मैं ये बीच बीच से आपको इसलिए कर रहा हूँ। हाँ सही है, माइंड में क्वेश्चंस आए, ठीक है, ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी क्लियर होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पब्लिक ऑफिसर। अब देखें यहाँ पर सीपीसी के अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स को क्रॉस रेफरेंसेस के साथ पढ़ाया जाए कि ये कानून, इस कानून में ये जो डेफिनेशन है ये किसी और कानून में किसी और चीज़ की डेफिनेशन है। आप जब टेस्ट देने बैठ रहे हैं तो आपको माइंड में ये क्लियर हो कि हम जो टेस्ट दे रहे हैं ये टेस्ट किस पोर्शन से आया है और पोर्शन के बाद ये सवाल का जवाब क्या होगा। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है पब्लिक ऑफिसर की, यही सेम डेफिनेशन आपको पब्लिक सर्वेंट की मिलेगी कहाँ पर? पीपीसी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि पब्लिक ऑफिसर मीन्स ऑफ पर्सन फॉलोइंग इन द फॉलोइंग कैटेगरीज या फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर इसने बता दिया भाई जज भी हो सकता है, या फिर एनी पर्सन, एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान भी हो सकता है, एवरी कमीशनड ऑफिसर भी हो सकता है, पर्सन होल्ड्स द ऑफिस इन द विर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस भी हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी शख्स क्या हो सकता है? पब्लिक ऑफिसर हो सकता है। लेकिन यही डेफिनेशन जब आप पीपीसी ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगी गवर्नमेंट सर्वेंट की। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 3 क्या बात करता है? सेक्शन 3 ये कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट के बारे में कि हर कोर्ट किसी न किसी कोर्ट के मातहत है। अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी भी मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट किसी न किसी के मातहत होगा, वो डीजे एडीजेस के मातहत होगा। क्लियर है? तो कोर्ट के अंदर ये बात कर रहा है कि जो आपकी एक होती है सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट मातहत है सीनियर सिविल जज के, सीनियर सिविल जज मातहत है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के, और वो मातहत है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के, और वो फिर मातहत है हाई कोर्ट के। सेक्शन 4 ने बात की सेविंग्स की, और ये बताया कि सेविंग्स के बारे में सेक्शन 4 ने क्यों बताया। अगर हम इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं कि सेक्शन 4 यहाँ पर क्यों दिया गया। तो सेक्शन 4 के अंदर
सेक्शन 4 जब आप ओपन करते हैं तो सेक्शन 4 को जी, सेक्शन 4 के अंदर ये बताता है कि सेविंग का मतलब क्या होता है, सेव इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर किसी और कानून के अंदर कोई और बात लिखी है तो आपने उसको फॉलो करना है, अदरवाइज इसको फॉलो करना है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्ट्रेरी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट अदरवाइज इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, यानी कि ये कानून किसी और कानून पर इफेक्ट या जो है क्या नहीं करेगा, स्पेशल और लोकल लॉ पर किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पावर कन्फर्ड स्पेशल फॉर्म प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। उसके बाद फिर आता है सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स। जब आप रेवेन्यू लॉ पढ़ते हैं, ये जो ज़रूरी ज़मीनों के ये जो रेवेन्यू कोड्स हैं, आपको इस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस पता होगी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का रेवेन्यू लॉ से कोई भी लेन देन है ही नहीं, दूर दूर तक लेन देन नहीं है। वेयर द रेवेन्यू कोड आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड दोज मैटर्स procedure upon any special enactment of them is silent. The provision government may by the notification of special gazette declare of any portion of those portions which not expressly made applicable of the code shall apply to the courts shall only apply to them modification of the provincial government prescribed. यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कह सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि भाई जो आपके रेवेन्यू कोड्स हैं उन पर भी सीपीसी का ये प्रोविज़न अलो होगा, अदरवाइज़ सीपीसी पर रेवेन्यू कोड्स बाउंड नहीं है। यानी रेवेन्यू कोड्स का जो प्रोसीजर है वो रेवेन्यू रूल्स के हिसाब से चलेगा। साइलेंट होगा जहाँ पर नहीं होगा, जहाँ पर रेवेन्यू कोड में कोई प्रोविज़न साइलेंट होगा तो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो डिक्लेयर कर सकती है कि सीपीसी का ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल है। तो वैसे रेवेन्यू मेट्रो में सिविल कोड बाहर भी है, कुछ मेट्रो में या कुछ मेट्रो में सिविल कोड बाहर है। मिसाल के तौर पर मैंने आप इस पे हाँ, वो तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत होती हैं, डिमार्केशन हो गई। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। एक होती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक होती है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, एक होती है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मिसाल के तौर पे आप मुकदमा फ़ाइल कर रहे हैं सीनियर सिविल जज के पास और आपका जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है मिसाल के तौर पे 1 लाख की, तो क्या आप सीनियर सिविल जज के पास फ़ाइल कर सकते हैं या नहीं? मेंटेनेबल है या नहीं? ठीक है। उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है तो वो आप कोर्ट से भी मालूम कर सकते हैं कि भाई इस कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है। लेकिन एज़ पर लॉ अगर हम सिंध सिविल कोड रूल्स पढ़ेंगे तो सिंध सिविल कोड रूल्स के अंदर ये चीज़ हमें बताई गई है कि जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं, सीनियर सिविल जज की कितनी लिमिट है या फिर सिविल जज की कितनी लिमिट है या फिर हाई कोर्ट की कितनी लिमिट है। देखें, अगर हम इंटीरियर सिंध की बात करें एक्सेप्ट कराची, अभी मैं पहले एक्सेप्ट कराची बात करूंगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा मौजूद है जो छिड़ जाए तो फिर इस पर घंटों भी बात हो सकती है। अब जो हमारे पास कराची से हट के जितने भी सिटीज़ हैं इंटीरियर सिंध में, उसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो सिविल कोड है, जो सिविल जज कम मजिस्ट्रेट है, उसकी जो लिमिटेशन है वो है मैक्सिमम 10 लाख के मैटर वो चला सकता है। ठीक है। और जो आपका सीनियर सिविल जज है उसकी लिमिटेशन कितनी है कि 10 लाख से लेके अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है कि अनलिमिटेड करोड़ों के मैटर भी अगर शहदादपुर के हैं तो वो सुन सकता है, उनको चला सकता है, एंटरटेन कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कराची की। ठीक है, कराची के अंदर एक हमारे पास और भी जुरिस्डिक्शन है जिसको हम कहते हैं एडमायरल जुरिस्डिक्शन। ये आपका टॉपिक नहीं है क्योंकि ये बहुत ही तफसीली बात है। एडमायरल जुरिस्डिक्शन ये होती है कि भाई जिस सिटी के साथ बंदरगाह लगेगी, जिस सिटी के साथ जो आपकी शिप्स वगैरह लगेंगी, बंदरगाहें लगेंगी, तो उस सिटी की एडमायरल जुरिस्डिक्शन बन जाएगी। यानी कि उस सिटी के अंदर क्या होगा कि हाई कोर्ट को भी कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे दी जाएगी। अब कराची के अंदर 10 लाख तक के मैटर्स कौन सुनेगा? सिविल जज सुनेगा। 10 लाख से लेके 6.5 करोड़ तक के मैटर कौन सुनेगा? सीनियर सिविल जज सुनेगा। 6.5 करोड़ से ऊपर जितने भी मुकदमे होंगे वो डायरेक्ट फाइल होंगे हाई कोर्ट के अंदर। डायरेक्ट कहाँ फाइल होंगे? डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में होंगे। ठीक है। अब ये हमें किसने बताया? ये हमें सिंध सिविल कोड रूल्स ने बताया। लेकिन पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो आपको बातें जहन में रखनी है वो आपने वर्ड्स जहन में ये रखने हैं कि शल ऑपरेट सूट अमाउंट एंड वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। वर्ड्स कौन से हैं? अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी लिमिट्स। अब पिक्यूनरी का मतलब आपको समझ में आ गया, उसकी डेफिनेशन के अंदर जो मेन वर्ड्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए। फिर उसके बाद सेक्शन 7 आता है
प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्मॉल काजेस कोर्ट्स। स्मॉल काजेस कोर्ट्स क्या होती हैं? जहाँ पर पिटी मैटर्स, आपका 10-20 हज़ार रुपये का कोई मसला है, 50 हज़ार का कोई मसला है, 80 हज़ार का कोई मसला है, तो वो आप कहाँ स्मॉल काजेस कोर्ट्स के अंदर फाइल करेंगे। वो मेरे ख्याल से सांगड़ के अंदर है या नहीं है, लेकिन कराची के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, स्मॉल काजेस कोर्ट्स। फिर सेक्शन 9 आ जाता है। सेक्शन 9 कहता है कि कोर्ट हर मुकदमे को सुन सकती है अनलेस वो मुकदमे बार ना हो। बार किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं, एक होता है बार्ड बाय लॉ, एक होता है टाइम बार्ड सूट। टाइम बार्ड सूट, एक मुकदमे को फाइल करने का आपके पास लिमिटेशन थी 3 साल, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस मुकदमे को लेकर 6 साल बाद, तो वो एंटरटेनेबल नहीं है, वो 7-11 में रिजेक्ट हो जाएगा, जो है डिसमिस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सेक्शन 10 और 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 और 11 से एक सवाल लाजमी आता है। सेक्शन 10 क्या कहता है? स्टे ऑफ सूट भी है और रेस सब जुडिस भी है। सेक्शन 11 क्या है? रेस जुडिकाटा। रेस सब जुडिस क्या है? नो कोर्ट शल प्रोसीड। वर्ड क्या है? नो कोर्ट शल प्रोसीड। जब भी 2 पार्टीज़, सेम पार्टीज़ हों, सेम लिटिगेंट्स हैं, सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम काज ऑफ एक्शन है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, और एक मसला पहले से चल रहा है 2015 से, तो दूसरी पार्टी उस ही मुकदमे में, उसी सब्जेक्ट मैटर में या उसी काज ऑफ एक्शन पर दूसरा मुकदमा फ़ाइल नहीं कर सकती उसी डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, या डिफेंडेंट नहीं कर सकता प्लेंटिफ के ख़िलाफ़, क्योंकि एक मसला ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ये होता है स्टे ऑफ सूट। इसके अंदर वर्ड्स याद रख लें। नो कोर्ट शल प्रोसीड का वर्ड है, पेंसिल से टिक कर दें, और फिर सूट बिटवीन द पार्टीज़ है, फिर पार्टीज़ अंडर होम दे आर क्लेमिंग लिटिगेशन, सेम टाइटल या पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान हैविंग जुरिसडिक्शन। उसके बाद सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? नो कोर्ट शल ट्राई। एक मुकदमा 2015 से चला और 2022 में उसका फैसला कोर्ट ने सुना दिया। अब कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया, तो सर जो शफीक हैं, इन्होंने मुकदमा किया था मेरे ख़िलाफ़। अब कोर्ट ने मेरे ख़िलाफ़ फैसला सुना दिया, मैं चाहता हूँ कि इनको मैं दोबारा कोर्ट के अंदर घसीटवाऊँ, दोबारा एक और मुकदमे में फंसा दूँ। तो मैं अगर किसी भी और मुकदमे में, सिविल लिटिगेशन के अंदर कोई भी मुकदमा फ़ाइल करता हूँ, तो इनका वकील क्या करेगा? रेस जुडिकाटा में वो केस डिसमिस करवा देगा कि इसका फ़ैसला तो फ़लाँ कोर्ट से ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा से इस मेरे क्लाइंट को या मिस्टर शफीक को, जो डिफेंडेंट है, वो तंग नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें एक दफ़ा, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन से भी कभी कभी सवाल आ जाता है। जैसे एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट शैल बी डिटरमाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन, राइट टू अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट, यानी कोर्ट के पास राइट टू अपील भी है। ठीक है, उसके बाद द मैटर अबव रेफर्ड इन मस्ट इन द former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other। चाहे दूसरी पार्टी उसको एडमिट करे या ना करे, लेकिन कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। ज़्यादातर तो इसमें सेक्शनों में से देते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन में तो कम आते हैं, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूँ। सेक्शन 12 क्या कहता है? बार टू फर्दर सूट। बार टू फर्दर सूट का मतलब क्या है कि जब आप एक मुकदमा फ़ाइल कर चुके हैं तो उस पर बार लग गया, आप दूसरा मुकदमा फ़ाइल नहीं कर सकते, बार लग जाएगा मुकदमे पे। वेयर द प्लेंटिफ इज प्रोक्यूलेटेड बाय रूल्स फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action। यानी आपने एक मुकदमा फ़ाइल कर दिया तो आप उसके ऊपर बार लग जाएगा, आप दोबारा कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट उसके ऊपर दूसरा मुकदमा फ़ाइल नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक। सेक्शन नंबर 15 से 20 तक क्या बात करता है? कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। आप मुकदमा किस कोर्ट में फ़ाइल करेंगे? आप मुकदमा किस कोर्ट में फ़ाइल करेंगे? तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि जो हमारे पास सेक्शन 15 है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड। जब भी आप मुकदमा फ़ाइल करेंगे, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो है सिविल कोर्ट या सीनियर सिविल जज के पास फ़ाइल करेंगे, लोवेस्ट कोर्ट में। उसके बाद सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर होगा शहदादपुर में है, शहदादपुर की हुदूद में है, तो आप शहदादपुर में ही फ़ाइल करेंगे, बल्कि टंडो आज़म सांगड़ में फ़ाइल नहीं करेंगे। 17 क्या कहता है? सूट फॉर इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिसडिक्शन और लिमिट ऑफ रेवेन्यू
के हिसाब से होगी या कोई और कोई स्कीम है इसकी हदूद होगी फिर? जब रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री में ये लिखवाते हैं ना कि ये रजिस्ट्री 5 लाख रुपए की हुई है, 10 लाख की हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है। तो वैल्यूएशन दूसरी चीज़ है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी जो डायरेक्शन है कोर्ट की, तो उसकी लिमिट जो उसकी जो हदूद जो है आया रेवेन्यू के हिसाब से लिमिट अकाउंट होगी जी, या किसी और के हिसाब से? जैसे रेवेन्यू के हिसाब से होगी, रेवेन्यू के हिसाब से क्योंकि रेवेन्यू स्पेसिफाई करते। अब जो शहदादपुर की रेवेन्यू है उसमें आपको पता होगा कि शहदादपुर की जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से गोठ आते हैं, कौन कौन से ताल के आते हैं। ताल का तो शहदादपुर है, लेकिन क्या जो आपकी ये अपना पीटीसी है ये सांगड़ में आती है, शहदादपुर में आती है? डेफिनेटली शहदादपुर में आती है, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड करती है। हाँ, नहीं कुछ देर से थोड़ा आगे चलोगे ना वो फिर टंडवादम में चलेगा। टंडो आज़म जैसे बाकर मोरी है, अब लगता तो उसका शहदादपुर करीब है, लेकिन क्या वो टंडो आज़म को जुरिस्डिक्शन उसकी टंडो आज़म है। अगर उधर कहीं भी कोई क्राइम होता है तो फिर टंडो आज़म उसको डील करता है, शहदादपुर। कुछ डिपार्टमेंटों की प्रोटेक्शन अलग अलग होती है, हाईवे की जो प्रोटेक्शन अलग है हाँ, हाईवे की अलग है, और वापडा की अलग वापडा की अलग है। है। और दूसरी जो प्रोटेक्शन कई तरह की हमने देखी, जैसे इरिगेशन वालों की वो अलग है। वो अलग है, लेकिन ये चीज़ जो डिसाइड की जाएगी वो रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड। रेवेन्यू कोर्ट से उसके बाद सेक्शन 17 सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन डिफरेंट कोर्ट्स। जब डिफरेंट कोर्ट्स की बात आ जाएगी फिर क्या होगा, वेयर द सूट इज टू बी ऑब्टेन रिलीफ compensation wrongful immovable property situated within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated. मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को शहदादपुर की हद भी लग रही है, उस प्रॉपर्टी को टंडो आज़म की हद भी लग रही है। तो अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे, आप जो है किसी भी कोर्ट में आपको इजाज़त है, आप केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सूट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब ये है कि गैर यकीनी। अब एक मिसाल है, एक ऐसा इलाका है जहाँ बंजर और बेअबान जो है एक इलाका है, अब उसमें प्रॉपर्टी पहले ना किसी ने ख़रीदी ना किसी ने फ़रोख्त की। अब यहाँ पर रेवेन्यू डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये प्रॉपर्टी शहदादपुर की जुरिस्डिक्शन में आ रही है या फिर टंडो आज़म की आ रही है या फिर जामशोरो की आ रही है या हैदराबाद की जुरिस्डिक्शन में आ रही है। तो फिर अनसर्टेनिटी आ जाए तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप कहीं भी केस फाइल कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो। दोबारा से ये समझ लो कि ये जो एक प्रॉपर्टी मतलब 2 तालकों में है जैसे, तो फिर वो एक ही तालके में करेगा दोनों प्रॉपर्टियों को? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी आपकी उसकी हुदूद लग रही है, टंडो आज़म भी लग रही है, शहदादपुर भी लग रही है, सही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी शहदादपुर और टंडो आज़म के बीच में है। ये तब के सीपीसी है 1908 की, जब इलाके डिफाइंड नहीं होते थे, ठीक है। जब यहाँ पर कोयटा के अंदर पहाड़ों के इलाके होते थे तो वहाँ पर पता ही नहीं चलता था ये इलाका किसके हुदूद में आ रहा है, तो ये उस हिसाब से सीपीसी लिखी हुई है। ये मतलब वो ओनर एक ही है दोनों का, तो अलग अलग सूट दाखिल करेगा। अच्छा, ओनर एक है, प्रॉपर्टी 2 है, प्रॉपर्टी 2 तालकों में। 2 तालकों में, तो सूट अलग अलग दाखिल करेगा क्योंकि 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है, और हो सकता है डिफेंडेंट्स भी अलग अलग हो, हाँ, अलग तो फिर वो 2 सेपरेट एक हो गए, डिफेंडेंट एक हो लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग जुरिस्डिक्शन में, एक टंडो आज़म में एक शहदादपुर में, तो डेफिनेट्स अलग अलग। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 20 क्या कह रहा है, सेक्शन 20 कह रहा है कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर काज ऑफ एक्शन अराइजेस, कि काज ऑफ एक्शन अराइज कब होगा, किस तरीके से पता चलेगा। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एवरी सूट शल बी इंस्टीट्यूटेड, यहाँ पर वर्ड बड़े याद रखने आपने, शल का, मे का, मस्ट का, ठीक है। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट ऑफ ईच और डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट, ठीक है। जब सूट कमेंस हुआ, जब सूट का आगाज़ हुआ, एक्चुअली और वॉलेंटरी रिजाइड्स। अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आप देखते हैं डिफेंडेंट आपका टंडो आज़म में रहता है तो आप टंडो आज़म में भी सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन सूट होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल का मूवेबल का होगा। मिसाल के तौर पे आपने डिफेंडेंट एक टंडो आज़म में रहता है, उससे आपने गाड़ी ख़रीदी, गाड़ी आपने ख़रीदी हैदराबाद में, आप रहते हैं शहदादपुर में, और जो आपका अपोजिट पार्टी है वो रहती है टंडो आज़म में, तो आप कहाँ सूट फाइल करेंगे, हैदराबाद में जाके करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि मैंने तो प्रॉपर्टी उससे ख़रीदी थी हैदराबाद में। आप करेंगे टंडो आज़म में जहाँ पर वो शख्स रहता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि उस शख्स का कारोबार तो शहदादपुर के अंदर है और आपको शहदादपुर की कोर्ट बड़ी करीब लगती है,
तो आप फिर क्या करते हैं, आप शहदादपुर में भी मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो जर्नल कोर्स ऑफ बिज़नेस है वो शहदादपुर के अंदर है। तो साबित करना पड़ेगा। जी, जब वो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका जो ये अपना बिज़नेस है वो शहदादपुर के अंदर है, तो आप शहदादपुर के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस मेंशन करेंगे ना आप। अच्छा, तो ये काज ऑफ एक्शन जो है जी, जी। ये किस तरह का मकसद क्या, किस किस्म की इसमें कंडीशन है? अच्छा, अब काज ऑफ काज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने आपको 10 लाख रुपए देने हैं 1 तारीख और 10वां महीना 2024 को, सही है? अब 1 तारीख 10वां महीना 2024 अभी आया नहीं है। 1 तारीख 9वां महीना 2024 को मैं आपको कहता हूँ मैं आपको 10 लाख रुपए नहीं दूंगा, आपने जो करना है करो, आपके पास चेक है, आप चेक बाउंस करवाओ, आप एफआईआर करवा दो, ठीक है? सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन में काज ऑफ एक्शन अक्रू तब होता है, काज ऑफ एक्शन उठता तब है, यानी कि बिनाए दावा। मसला कब उठता है? जब वो तारीख गुजर जाए। अब पहली तारीख 10वां महीना 2024 अभी आया नहीं है और आपको मैं पहले से ही ऑलरेडी माइंड सेट कर रहा हूँ कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, ठीक है? जब तक वो तारीख नहीं आती तब तक आप सिविल के अंदर सिविल सूट दाखिल नहीं कर सकते। सिविल सूट आप दाखिल कब करेंगे? जब वो तारीख गुजर जाए। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया, वादा किया मैं आपको उस तारीख को पैसे दूंगा, लेकिन वो तारीख गुजरने के बावजूद भी मैंने पैसे नहीं दिए, फिर आप मेरे खिलाफ़ कोई जो है ये जैसे कि 50 साल पुराना केस है, वो ये शो करते हैं कि हमें तो परसों जो है हम रिकॉर्ड देखने गए थे, पता लगा कि ये दूसरी रिकॉर्ड में थी ये चीज़ है, तो लिहाजा हमें जो काज ऑफ एक्शन जो है ना फलां तारीख को नॉलेज में आया। हाँ, ये होता है कि मिसाल के तौर पे कि जब किसी के साथ फ्रॉड हो गया, मिसाल के तौर पे डबल रजिस्ट्री हो गई, आपको पता होगा डबल रजिस्ट्री हो गई, तो काज ऑफ एक्शन तब अक्रू होगा कि जब व्हेन द नॉलेज कम्स इनटू द पार्टी की नॉलेज में जब ये बात आएगी, जब पार्टी ये देखेगी कि वाकई में मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, तो फिर वो कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा सकती है, चाहे 50 साल 60 साल बाद खटखटाए। अच्छा, वो फ्रॉड की सूरत में। वो फ्रॉड की सूरत में, वो फिर उसको हम देखते हैं 12(2) की सूरत में। 12(2) जो सीपीसी जब आप पढ़ते हैं, वो कह रहा है वेयर द पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑन द प्लेस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, ठीक है? मिसाल के तौर पे एक आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने आपका गलत एड्रेस दिया ताकि इसको पता ही ना चले, ठीक है? एड्रेस गलत दिया और मैंने आपके ख़िलाफ़ डिक्री हासिल कर ली। अब आपको 10 साल बाद 1 साल बाद 2 साल बाद पता चला यार इसने तो डिक्री भी हासिल कर ली और प्रॉपर्टी भी मेरी है, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो आप अलग से सिविल सूट फाइल नहीं करेंगे, आप 12(2) की एप्लीकेशन देंगे, ठीक है? उसके बाद सेक्शन नंबर 75 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 75 से एक सवाल लाजमी आता है, 47 से भी आता है और 75 से भी आता है। वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 75 और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का सेक्शन 75। सेक्शन 75 क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन। अब इसके अंदर 4 जो डेफिनेशन, 4 जो कंडीशंस हैं, ये आपने याद रखनी है, आपने इसको रट्टा मार लेना है कि जब भी लोकल कमीशन अपॉइंट होती है वो 4 चीज़ों के लिए होती है। टू एग्जामाइन एनी पर्सन, किसी शख्स को एग्जामाइन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर एडजस्ट अकाउंट के लिए, या फिर पार्टीशन के लिए, सही है? 75 इसी का है, सीपीसी का है। जी, जी। आप आगे चले गए हैं, पीछे जाएं, जहाँ पर डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे ना, उस पेज से आगे ही है सेक्शन 75। सेक्शन 75 हो गया, 47 होगा, 47 के बाद 75 होगा, 47 के बाद 75। अच्छा, ठीक है? मकसद ये नहीं है तो सिलेबस में नहीं था। हाँ, बाकी हिस्सा जो है वो आपके लॉ गेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट 47 के बाद आ गया 75। ठीक है, ये समझ गया। अच्छा, ठीक है, ये चारों आपने याद रखना है। काफ़ी आज के लिए इतना। अभी टाइम हो गया। जी।